आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी हम पहले बात करने वाले हैं साफ ग्रिपेन के बारे में। हमने आपको पहले भी कहा था कि हाल ही में मीडिया रिपोर्ट सामने आई है दो, जो कि काफ़ी बड़ी है। एक द प्रिंट की है, एक भारत शक्ति पोर्टल का है, जहां पर दावा किया जा रहा है कि डील तो फाइटर जेट की होगी। अब ये कब तक होगी, ये हमें देखना है। लेकिन अगर हम टेंडर प्रोसेस के साथ गए तो एमआरएफए के अंतर्गत जो टेंडर प्रोसेस है वो हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम फॉलो ऑन ऑर्डर्स की तरफ गए तो फिर हमें एडिशनल राफेल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस प्रकार की हरकत देखने को मिली है, कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान है कि जो टेंडर प्रोसेस है हमें यही देखने को मिलेगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल साब की तरफ से एक बार फिर से जो अपने ग्रिपन फाइटर्स हैं वो भारत के सामने पिच किए गए हैं। लेकिन इस बार सबसे उल्लेखनीय चीज देखने लायक जो है, ये साब का ऑफर है। साब इस बार कॉन्फिडेंट है कि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के जो टेंडर है, इसमें साब जो ऑफर कर रहा है वो अनमैच्ड है। साहब ने कहा कि हम जो एडवांस ग्रिपेन फाइटर्स ऑफर कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से इंडियन मेड वेपन सिस्टम के लिए एडॉप्टेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी शेयर करते हैं। यानी कि भारत को इनमें अपने इंडियन मेड वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए कोई खास कड़ी मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी, जैसे कि अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल हो गई या फिर दूसरे जो वॉरहेड्स हो गए। इनको इक्विप करने के लिए भारत को बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ है साब ग्रिपेन में, ये भारत के हक में जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा एयरक्राफ्ट एक फ्लेक्सिबल और ओपन एवियोनिक आर्किटेक्चर ऑफर करता है, जहाँ पर जो रैपिड इंटीग्रेशन है वेपन सिस्टम का, कभी कभी तो ये घंटों में भी हो सकता है, इतना फास्ट जो वेपन इंटीग्रेशन है वो ऑफर करता है ये प्लेटफॉर्म। और भारत के लिए हम एयरक्राफ्ट को ढालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये जो कंपैटिबिलिटी और कैपेबिलिटी आप देख पा रहे हैं इन एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम के बीच में, इसके पीछे का हमारा सालों का अध्ययन है, जो हमने भारत की ज़रूरत को देखकर किया है। और हम इंडिया के लिए एक ऐसा वर्सटाइल प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहे हैं जो कि भारत के आत्मनिर्भरता को तो सुनिश्चित करेगा ही करेगा, साथ ही साथ कॉम्बैट रेडीनेस को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। रही बात प्रोडक्शन रेट की, तो लोकल प्रोडक्शन को लेकर के भी साफ पूरी तरीके से तैयार है। उन्हें भारत की हर शर्तें मंजूर हैं। उन्होंने कहा इस एयरक्राफ्ट को लियोनार्डो रेवन ES-05 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार से इक्विप किया गया है। इसमें स्काई वॉर्ड जी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलता है। और साब ग्रिपेन ई जो है, ये 360 डिग्री की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है ये प्रदान करता है, और ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है और उनको टेक डाउन कर सकता है। ये कैपेबिलिटी इसके पास है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका 93% का जो मिशन कैपेबल रेट है, ये भारत को ज़रूर अट्रैक्ट करेगा, जो कि इंश्योर करता है कि इसके जो शॉर्टी रेट्स होंगे वो काफ़ी हाई होंगे। और इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को देखते हुए यही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय जो रीजनल थ्रेट है चाइना और पाकिस्तान की, वो भारत के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। और ये एयरक्राफ्ट भारत की चिंता को कम करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा साहब ने यह भी कहा कि भारत के सामने हमने 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ऑफर भी रखा है। इसके अलावा हम यहाँ पर भारत के साथ सोर्स कोड को भी शेयर करेंगे, जो कि भारत को अलाउ करेंगे कि अपने इंडियन मेड वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन भारत कम से कम समय में कर पाएगा। और इसके चलते जो डोमेस्टिक एरोस्पेस इकोसिस्टम है भारत का, वो भी काफ़ी ग्रो करेगा। इस पर साब के जो अधिकारी हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये ओपन आर्किटेक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है, ये गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल फाइटर्स से कंपेयर करते हैं तो उनका एवियोनिक्स जो है वो टाइटली कपल होता है एयरक्राफ्ट से, और उसमें जो परिवर्तन करने पड़ते हैं उसके लिए फिर कड़ी मशक्कत आपको करनी पड़ती है। लेकिन हमारा जो एयरक्राफ्ट है ये मॉडुलर डिज़ाइन पर बेस्ड है, और इसके चलते इसमें जो ओपन आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है, इससे जो वेपन इंटीग्रेशन है वो काफ़ी फास्ट होगा। और यहाँ पर हमें बार बार जो एक्सटेंसिव सॉफ्टवेयर राइटिंग्स हैं वो फिर से नहीं करनी पड़ेंगी। ग्रिपेन ए के मिशन सिस्टम सॉफ्टवेयर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक स्टैंडर्ड इंटरफेस को यूज़ करता है, जो कि अलाउ करता है कि जो वेपन सिस्टम और सेंसर है इनमें प्लग एंड प्ले वाला पूरा गेम होता है, यानी प्लग एंड प्ले इंटीग्रेशन को ये अलाउ करता है। खैर, बातें तो बहुत सारी करी गई हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो साब ग्रिपेन के चांसेस कितने हैं। देखिए, भारत के सामने दो ऑप्शन है। या तो भारत अब पूरा जो टेंडर प्रोसेस है उसको लेकर आगे बढ़े, और अगर उसको लेकर आगे बढ़ता है तो सबसे पहले हमें एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की डिमांड होगी, जो अभी तक मिली नहीं है। एक बार को अगर ये मिल जाती है तो उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किए जाएंगे, और जब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है जितने कंटेंडर्स हैं उन सब के प्रपोजल सामने आएंगे। उनमें से किसी एक को चिन्हित करना पड़ेगा। लेकिन रिपोर्ट जो इंगित कर रही है उसमें तो ये है कि भारत एक नया टेंडर इशू करने के बारे में विचार कर रहा है, और अगर ये नया टेंडर आता है तो फिर हमें सिलसिलेवार तरीके से जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। लेकिन इस नए टेंडर को लेकर रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि इसमें जो कुछ चुनिंदा एयरक्राफ्ट है उनको लेकर के ही बातचीत होगी, और इसमें रशियन Su-57 की एंट्री भी हो सकती है। लेकिन अगर हम भारत शक्ति पोर्टल की बात माने
तो भारतीय वायुसेना ने रिक्वेस्ट करी है कि इंडियन एयरफोर्स की तत्काल जरूरतों को देखते हुए जो 40 राफेल फाइटर्स है इनकी पहले डील आप फाइनलाइज कर लीजिए, उसके बाद अब एमआरएफए को फाइनलाइज करते रहिए। यानी कि यहाँ पर दो बड़ी डील्स हमें संभावित है देखने को मिल जाए, क्योंकि क्लेम तो ऐसा ही किया जा रहा है। हालांकि दोनों चीजों को भी इंडियन एयरफोर्स ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इंडियन एयरफोर्स ने आधिकारिक टिप्पणी नहीं करी है, लेकिन ये काफी प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेज हैं और इनके तरफ से जो रिपोर्ट दी जाती है वो आमतौर पे काफी सही होती हैं। तो यहीं पर जो चीज़ें हैं वो इंगित कर रही हैं कि सबसे पहले तो तत्काल ज़रूरतें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए और इसके लिए एडिशनल 40 राफेल फाइटर्स की डिमांड की जा रही है। और अगर ऐसा हुआ तो 36 पहले से ही सर्विस में है और जो 26 राफेल एम फाइटर्स हैं इनकी डील फाइनलाइज होने वाली है। और एडिशनल 40 अगर आ गए तो भारत के पास ऑलरेडी बड़ी संख्या में राफेल होंगे और उसके बाद कम से कम एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो कम होगा और फिर टेंडर प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है वो लिए जा सकते हैं। लेकिन इस समय भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी ये मानते हैं कि अगर आप तत्काल तौर पर राफेल को लेते हैं तो फिर आपको जो नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है उनके तरफ ध्यान देना होगा। आपको बार बार सेम ही जो डील है उसको लेकर माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि एमआरएफए में SU-57 की भी एंट्री हो चुकी है और रूस तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार है। एक तरफ जहां डसाल्ट एविएशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर रोता रहता है और भारत को जो सोर्स कोड है काफी मुश्किल से मिले हैं, तो वहीं रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि एमआरएफए प्रोग्राम में अगर SU-57 को सिलेक्ट किया जाता है तो भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, भारत में सप्लाई चेन भी स्टैब्लिश होगी, नासिक में इनका निर्माण भी होगा, भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और इंडियन मेड वेपन सिस्टम भारत ने ऑलरेडी जिस प्रकार सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट किए हैं, ठीक उसी प्रकार अगर भारत चाहे तो ये काम SU-57 में कर सकता है। और इसीलिए दो संभावनाएं बनी हैं। एक फॉलो ऑन ऑर्डर्स की है जो कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आती है, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील राफेल एम की हो ही रही है और राफेल एम की जब रिपोर्ट सामने आई थी तो उसी समय द प्रिंट की रिपोर्ट में जो भारत का ये प्रोग्राम है इसके बारे में बताया गया था। तो उसके बाद जो टेंडर प्रोसेस है उसमें सलाह तो यही दी जा रही है कि आप किसी नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म की तरफ जाइए जो आपको एरियल सुप्योरिटी दे, क्योंकि इस समय तनाव के हालात कैसे चल रहे हैं आप सब देख ही रहे हैं। पिछले 2 से 3 दिन में जब से पहलगाम में वो कायराना हरकत हुई है उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है काफ़ी ज़्यादा है। भारत भी आक्रमण नाम से युद्ध अभ्यास को शुरू कर चुका है, पाकिस्तान भी आज जो लो एल्टीट्यूड पर उड़ने की प्रैक्टिस है वो कर रहा है और पाकिस्तान अपने जेट फाइटर्स के साथ और F-17 थंडर के साथ है। तो वही भारत ने राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस जैसे प्लेटफॉर्म्स को डिप्लॉय करके रखा है। हालांकि इस समय भारत के पास जितने ज़्यादा फाइटर होंगे भारत के लिए उतना ही ये चीज़ें हितकर होंगी, क्योंकि 2 फ्रंट वॉर को देखते हुए हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, लेकिन हम इस समय 31 स्क्वाड्रन में सिमट गए हैं और रक्षा के दृष्टिकोण से ये चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप जाते जाते बताइए भारत को क्या करना चाहिए। क्या राफेल के फॉलो ऑन ऑर्डर्स के बाद हमें SU-57 पर जाना चाहिए या सीधे 110 राफेल पर जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।